डियर फ्रेंड्स, तो इससे पहले कि हमने दो वीडियोस में देखा कि अगत तंत्र के जो दो पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था अगत तंत्र, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगत तंत्र की परिभाषा को देखेंगे। तो सुश्रुत सूत्र स्थान पहले चैप्टर का 14th श्लोक है। ये बहुत मस्ट रिमेंबर है, आपको याद करना ही है। इस अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लोता मूषकादि दष्ट, यानी विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। अगत तंत्र आयुर्वेद के अष्टांग अंग में से एक है। अब आप पूछेंगे कि अष्टांग अंग में आयुर्वेद के अगत तंत्र कहाँ गया? तो अष्टांग संग्रह जो है हमारे वाग्भट है, उनके अनुसार आयुर्वेद के 8 अंग जो है काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, तो उसमें से जो हमारे दृष्टा जो है, दृष्टा चिकित्सा वो बताई गई है, वो अगत तंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। जो दृष्टांत जो है वो अगत तंत्र से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ बोला गया कि अष्टांग आयुर्वेद में एक है। तो सांप कीट, ठीक है, कीट में सारे टाइप के कीट आ गए हमारे, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब कुछ। लूता, लूता जो स्पाइडर होते हैं, मकड़े वकड़े, मूषक चूहा आदि द्वारा विष, ये सब भी हो गए जांगम विष। लिखा है विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम। अब विविध संयोगज विष। अब संयोगज विष में हमारे जितने भी ऑर्गेनिक पॉइजन है, इनऑर्गेनिक पॉइजन है, आर्सेनिक है, क्लोरीन से होने वाली पॉइजनिंग है, ठीक है, और पेट्रोलियम उत्पाद है उनसे होने वाली पॉइजनिंग है, ठीक है, धतूरा वतूरा जो है, जो पौधे है, इनसे जो मतलब होने वाली पॉइजनिंग है, ये सब, इन सब से क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है और उनके उपशमन के लिए, यानी अब इनको उपशमन यानी इनको मतलब इनकी चिकित्सा किस तरह से की जाए, ये सब चीजें हमको जिस शास्त्र में मिलती है वो अगत तंत्र कहलाता है, ठीक है। अगत तंत्र नाम सर्पकीट लूता मूषकादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें तो वह है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विथ सिम्टम्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एंड मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग, यानी टॉक्सिकोलॉजी वह शाखा है विज्ञान की जिसमें विष के सिम्टम्स यानी लक्षण, उनका डायग्नोसिस, उनकी मतलब उनको कैसे पहचानना कि ये इस विष का असर है या ये इस विष का असर नहीं है, उनमें डायग्नोस करना, उसकी चिकित्सा और विभिन्न प्रकार के मेथड्स कि इस व्यक्ति में या इसको ये जहर का प्रभाव हुआ है, ठीक है, कौन से जहर का प्रभाव है, ये सब जानने की टेक्निक्स जिस भी फील्ड में है, ब्रांच में, उसे हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। विष की निरुक्ति के बाद में बात करें तो चक्रपाणि दत्त के अनुसार विष की निरुक्ति है विषम उच्यते विषादनाथ हेतु, जो विषाद उत्पन्न करे उसे विष करते हैं। विषाद का वैसे अगर हिंदी में बोला जाए तो डिप्रेशन इंग्लिश में, लेकिन यह मतलब डिप्रेशन से विषाद का मतलब है बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग, यानी बॉडी की जो भी नॉर्मल प्रोसेस चल रही है उनमें व्यवधान हो जाना, उनमें रुकावट हो जाना, ठीक है, उनमें एक तरह के लिए स्टॉप आ जाना, वो होता है विषाद। और विष का मतलब होता है शीघ्रता से फैल जाना या प्राप्त हो जाना। सुश्रुत के अनुसार देखें, जो द्रव्य जीवित प्राणियों के शरीर में जाकर तेजी से फैलकर विषाद उत्पन्न करता है उसे हम विष कहते हैं। ये सुश्रुत कल्प 3 चैप्टर का 11th श्लोक है। ये बात ध्यान रखनी कि कोई भी अगत तंत्र से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो वो जो भी है वो सुश्रुत कल्प के 8 चैप्टर्स जो है उसमें सब कुछ बताया गया है। सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने अगत तंत्र पे एक सेपरेट स्थान लिखा जिसका नाम है कल्प स्थान, उसमें पूरा टॉक्सिकोलॉजी इन सब का ही वर्णन है, ठीक है। अगर एक और हम देखें, अगर इसकी परिभाषा तो है देह प्रविश्यम, यानी शरीर में प्रवेश करके यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान, रस आदि द्रव्य या धातु को दूषित कर, स्वास्थ्य प्राणरम, स्वास्थ्य और प्राणों का जो हरण करे, तत् द्रव्यम विषम उच्यते, उसे हम विष कहते हैं, ठीक है, ये परिभाषा है। अब विष का गुण तो बात करते हैं, रूक्ष उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्माशु व्यवाय च विकाशी विशदम चैव लघुपाजकी च तत्स्मृतम। तो रूक्ष उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म आशु व्यवय विकास विशद लघु और अपाकी, ये विष के 10 गुण हैं। अपाकी जो है वो सुश्रुत मानता है, चरक नहीं मानता, ये ध्यान रखनी बात, ठीक है। ये सुश्रुत कल्प का है। अगर सुश्रुत का हमें श्लोक थोड़ा हार्ड लगता है तो हम चरक का श्लोक याद कर सकते हैं जो हमने हमेशा से ही पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चरक जो शुरू से पढ़ते हैं तो चरक का श्लोक हमको सबको याद रहता है, जो चरक चिकित्सा 23वें चैप्टर में दिया गया है। सबसे सिंपल एंड स्वीट, लघु रूक्ष्मांशु
विशदम व्यवाई तीक्ष्ण विकास सूक्ष्म च। आप इसको ब्रेक करके पढ़िए। लघु रूक्ष्माशु विशदम व्यवाई तीक्ष्ण विकास सूक्ष्म च उष्ण अनिर्देश रसम दशम गुणयुक्तम विषम तज। वहां अपाकिता सुश्रुत में यहाँ अनिर्देश रसम आ जाता है, इतना ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब ओज के गुणों की बात करें। अब आप बोल रहे होंगे कि यह ओज के गुण समझाना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम बात करते हैं। गुरु शीत मृदुष लक्षणम बहल मधुर स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्धोजो 10 गुण मिश्रमितम। यानी गुरु शीत मृदुष लक्षण बहल मधुर स्थिर प्रसन्न पिच्छल और स्निग्ध, ये ओज के 10 गुण है। तो अब हम देखेंगे विष के जो ये 10 गुण है वो ओज के 10 गुणों के अपोजिट है। लघु तो गुरु, विष का रुक्ष है तो ओज का स्निग्ध होता है। आशु प्रसन्न, विशद पिच्छिल, व्यवाई स्थिर, तीक्ष्ण मृदु, विकासिश लक्षण, सूक्ष्म बहल, उष्ण शीत, निर्देश मधुर। यानी ओज और विष के दोनों के गुण अपोजिट होते हैं। होता क्या है, जैसे ही बॉडी में पॉइजन आता है वो विष अपने 10 गुणों से ओज के जो 10 गुण है क्योंकि ऑपोजिट है, ये एक एक गुण ओज के एक एक गुण को नष्ट करते हुए चल जाते हैं और धीरे धीरे ओज के जब 10 गुणों पर इफेक्ट आ जाता है, 10 गुण समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राण क्रिया संप्राप्ति की, यानी विष बॉडी में जाकर कैसे व्यक्ति को मारता है, उसकी डेथ कैसे होती है, वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, वो हम देखते हैं। विषम ही देह संप्राप्य प्राग दुष्यति शोणितम, यानी सबसे पहले विष बॉडी में गया तो रक्त को दूषित करता है। कफ पित्त अनिल, उसके बाद कफ पित्त वायु यानी 3 त्रिदोष को करता है। उसके बाद समदोष सहास्यन, उसके बाद विभिन्न आशयों को दूषित करते हुए, अमाशय पक्वाशय जो भी है इनको दूषित करता हुआ हृदय में आस्था है, देह उच्छेदय कल्पित है, फिर हृदय में जाकर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। अगर इसको हम टेबल फॉर्मेट में पढ़े तो विष सबसे पहले गया शरीर में, शरीर में जाते ही सबसे पहले ब्लड, क्योंकि कोई भी चीज हो कोई भी सब्सटेंस हो बॉडी में फैलेगा किससे, ब्लड से, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड ही है। रक्त दूषित हुआ, रक्त से फिर वो पूरे शरीर में परिसंचरण कर गया। रक्त के पश्चात त्रिदोष, हमारे बॉडी में त्रिदोष है उनको दूषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद त्रिदोष प्रकोपित हुए, त्रिदोष के प्रकार सर्व शरीर आशय को दूषित करना, जितने भी आशय मान गए, अमाशय पक्वाशय, ठीक है, ये जितने भी आशय है बॉडी के इन सबको दूषित करना। विष हृदयस्थ हो जाता है यानी हार्ट में जाके रुक जाता है। और उसके बाद हृदय स्थित ओज, हृदय स्थित कौन सा ओज होता है, हमें पता है कि ओज 2 टाइप का होता है, परोज और अपरोज। तो अपरोज तो पूरे शरीर में विद्यमान रहता है, लेकिन परोज जो है ओनली हृदय में रहता है, तो परोज को जाकर ये नष्ट कर देता है, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि विष के जो 10 गुण है वो 10 गुण किस तरह से हर एक गुण बॉडी पे इफेक्ट डालता है, तो हम चरक के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, आचार्य चरक के अनुकूल। रुक्ष गुण है जो वो शरीर में जाके वायु का प्रकोप करता है, क्योंकि वायु का गुण भी रुक्ष होता है, रुक्ष से रुक्ष की वृद्धि समान से समान की वृद्धि होगी, जैसा कि हमने पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अगर उष्ण की बात करें तो उष्ण पित्त का गुण होता है, उससे पित्त का प्रकोपित होता है। तीक्ष्ण मर्मगन होता है, यानी मर्म जितने भी प्रदेश है उनको नष्ट करता है। सूक्ष्म से रक्त का प्रकोप होता है। आशु, आशु का मतलब होता है जल्दी हिंदी में, तो यानी शीघ्र प्रसारित होता है। व्यवय, व्यवय का मतलब पाचन के बिना शरीर में फैल, अगर किसी भी चीज का डाइजेशन होगा तो वो बॉडी में टाइम लगाएगी, लेकिन अगर बिना डाइजेशन के फैल रही तो वो जल्दी इफेक्ट दिखाएगी, इसलिए पॉइजन बॉडी में जाते ही जल्दी से जल्दी इफेक्ट दिखाता है। विकासी, विकासी का मतलब होता है प्राणघन, यानी जल्दी से प्राणों को हरने वाला। विशद, विशद यानी दोषों की स्थिर गति का होना, कहने का मतलब या स्थिर गति का होने का मतलब है पॉइजन बॉडी में जा जाएगा अटक जाएगा। अब अटकने का मतलब यह है कि भाई अमाशय में गया तो अमाशय का वहीं का भी होकर रह गया वहां से, तो उसको खत्म कर देगा, यानी उसको डैमेज कर देगा। पक्वाशय में गया तो वहां स्थिर हो जाएगा, उसको डैमेज कर देगा, इसका मतलब यह है। लघु होता है, यानी लघु होने से इसको डिटेक्ट करने में कठिनाई होती है, इसलिए इसकी चिकित्सा इजीली नहीं होती है। ठीक है, विष की गति शरीर पर पहुंचने में जांगम विष, जैसे जांगम विष, सर्प कीट लूता विष, इसकी गति होती है अधः यानी नीचे की तरफ, और स्थावर विष जितने भी ये धतुर अवतार जितने ये पॉइजन है, ठीक है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं पॉइजन, इनकी ऊर्ध्व गति होती है। विष के वेग, तो धातुओं के बीच में जो 7 कलाएं कही गई उनमें से एक एक को अतिक्रमण करके वेगों को उत्पन्न करता है। तो बात करते हैं वेगांतर। वेगांतर की डेफिनेशन ये होती है कि जब वात द्वारा प्रेरित विष एक से दूसरे धातु में प्रवेश करती है, रस से रक्त, रक्त से मांस, तो इस प्रक्रिया में एक समय लगता है, यानी रस से रक्त में वो कितने टाइम में पहुंचा, रक्त से वो मांस में कितने टाइम में पहुंचा, वो जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं वेगांतर। तो विष के वेग और उसके लक्षण की बात करें तो यह हम आचार्य चरक के अनुसार बात करेंगे। तो रस में जितने भी हमारे पास होगा वो मैक्सिमम कफ से रिलेटेड होगा लक्षण, जैसे तृष्णा,
मोह, दंतहर्ष, लालास्त्राव, वमन, क्लम। इसमें से अगर आप तीन कोई भी याद करना चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लालास्त्राव, वमन और क्लम। ठीक है। अगर रक्त की बात करें तो रक्त के है वैवर्ण्य, ब्रह्म, वेपतु, मूर्छा, जृंभा, तमक, श्वास। लेकिन अगर आप तीन कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना चाहें तो वो है हमारे पास तमक, श्वास, मूर्छा और वैवर्ण्य। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैवर्ण्य, मूर्छा और तमक, श्वास। तृतीय अगर मास की बात करें तो मंडल, कंडू, शोथ, कोट, ये सभी मासज विकार होते हैं, तो इसमें आपको पता पड़ जाएगा वैसे। चतुर्थ में वातादि दोष है, दाहा, वमन, अंगशूल और मूर्छा। पंचम में नील आदि रूपों को देखना और अंत में छाना देना। ठीक है। इसमें पदम नील जो ट्रिक है उससे आप याद कर सकते हैं। पदम में नहीं से पंचम, पंचम में नीले रूप आता है। षष्टम में हिक्का, ठीक है, षष्टम में हिक्का यानी खांसी हो जाती है उसको। सप्तम में स्कंद भगन, सप्तम स्कंद भगन ये आपको याद रहेगा। और अष्टम में वेग में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। चिकित्सा अगर बात करें तो प्रथम में रसज रोगों की वमन चिकित्सा होती है, वमन प्लस दाहक्रम करना है। द्वितीय में रक्तज होती तो विरेचन। तृतीय में हमको करना है क्षार, अगध, मधु प्लस जल। अगध विभिन्न प्रकार के अगध बताए सुश्रुत कल्प में। अगध विभिन्न प्रकार के जो औषधि होती है, वनस्पतिक औषधि, उनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो क्षार अगध यानी उसमें से जो बेसिक अगध हो प्रॉपर्टी में वो मधु और जल। ध्यान रखना है इनका अनुपात किस हिसाब से लेना हो आपको ध्यान देना है। बस आपको जो भी है ये कंटेंट याद रहना चाहिए। चतुर्थ है गोबर का रस, कैंत स्वरस, मधुर प्लस गोगरत। तो चौबारे से गोबर उठाना, इस ट्रिक से आपको याद रखना है। यानी चौबारा क्या होता है, जो हमारे गेट के बाहर का जो एरिया होता है जैसे गांव में, वहां से गोबर वोबर पहले गाय में बांधते थे तो वहां गोबर कर दे। तो चौबारा यानी चतुर्थ वेग में गोबर का रस यूज में आता है, उसके साथ कैंत स्वरस, मधुर, गोगरस। ठीक है। पंचम में काकांड व श्री स्वरस से आश्रितर अंजन में रस। इसको हम कैसे याद रखेंगे, पाचू काका। ये ध्यान रखना है कि गांव में कोई पाचू काका नाम की व्यक्ति है वो रहते हैं। ठीक है, तो पंचम वेग में काक यानी काकांड स्वरस। काकांड मतलब मुर्गे का अंडे का जो स्वरस है वो शिरीष। शिरीष ध्यान रखना है, कहीं भी विष की बात आएगी शिरीष का नाम जरूर आएगा। शिरीष उत्तम विषगन होता है यानी विष को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देता है। उससे आश्रितन अंजन व नस्य। षष्टम में संज्ञा स्थापन, षष्ट संज्ञा। ठीक है, छह से की जो आवाज है उससे गोपित, हल्दी, मंजिष्ठा, मरीज और पिपली का औपीड़न से ध्यान। जहां भी बात आएगी मैं से तो 3M से ध्यान रखना। 3M मंजिष्ठा, मरीज, पिपली, औपीड़न से हमेशा विष में कोई भी हो 3M ध्यान रखना। मंजिष्ठा, मरीज और पिपली का औपीड़न से ही देता है। सप्तम की बात करें तो उसका विपरीत विष सेवन और कपाकपत। अष्टम वेग में पलाश, बीज और मयूरपित ये दिया जाता है चिकित्सा में। ठीक है। विष संकट की बात करें तो विष संकट क्या होता है, विष प्रकृति काल दोष दुष्यादि संगम में विष संकटम उद्दिष्टम सतस्य कोयजीतम। विष प्रकृति, पित्त प्रकृति, वर्षा काल और ग्रीष्म काल जिसे विष काल कहते हैं। यानी व्यक्ति जिसको विष का प्रभाव हुआ, जिसके अंदर विष गया वो पित्त प्रकृति का है। वर्षा का समय हो या गर्मी का समय हो, अन्न दोष दूषे यानी अन्न दोष दूषे ये भी पित्तज प्रकृति को या इसी काल में पैदा हुए हो, अगर ये विष के साथ मिल जाए तो विष संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो विष का प्रभाव है वो वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म काल में, पित्तज प्रकृति, इन तीनों में मिलने पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको कहते हैं विष संकट। और अगर ये हो गया तो 100 में से कोई एक व्यक्ति ही जीवित रह पाता है। अब बात करते हैं शंका विष की। दुरुद अंधकारे विद्यस्य केन चिंतित शंकया विष उद्वेग ज्वर सर्दी मूर्छा दाह एपिवा भवेत ग्लानि मोह अतिसार श्राप्यते शंका विषमतम। ये चरक चिकित्सा 23वें चैप्टर बताया। रात के अंधकार में किसी कांटे वाटे के चुभ जाने से व्यक्ति को शंका हो जाती है कि किसी सांप या विषैले जंतुओं ने काट लिया है। इस भय के कारण शंका मात्र से ज्वर, दाह, सर्दी, मूर्छा, गिलानी और अतिसार के लक्षण होता है। इसे शंका विष कहते हैं। रात में जैसे गांव में कई बार होता है, शहरों में तो इतना देखने को नहीं मिलता कि भाई हम कहीं जा रहे करें रात में अंधकार में तो कोई कांटा वाटा चुभ जाता है या किसी पत्थर वत्थर की लग गई, कुछ भी लग गया, तो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे किसी कीट ने काट लिया है, जहरीले वहरीले, तो वो उस अकॉर्डिंग चिकित्सा करने लगता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एक तरह से उसकी एक शंका होती है, एक डाउट होता है। ठीक है, और उस शंका से वो टेंशन करके ही उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उन लक्षणों को आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये जो है ये ध्यान रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 शंकाविष के लक्षण होते हैं। कई बार पूछ लिया जाती है कि शंकाविष के 6 लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन करो 2 नंबर में, तो वो है ज्वर, दाह, सर्दी, मूर्छा, गिलानी और अतिसार। ज्वर, दाह, सर्दी एक साथ याद रखना है, मूर्छा, गिलानी और अतिसार एक साथ याद रखना है। तो फ्रेंड्स
यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगत तंत्र की परिभाषा क्या होती है, अगत तंत्र की मॉडर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया विष के गुणों के बारे में, ठीक है, कि विष के क्या गुण होते हैं, क्या नहीं होते हैं। उसके अलावा विष की निरुक्ति के बारे में डिस्कस किया, विष की परिभाषा के बारे में डिस्कस किया। देन ओज के गुण और वो किस तरह से होता है, विष की प्राणर क्रिया संप्राप्ति। उसके बाद विष के वेगांतर के बारे में डिस्कस किया, वेगांतर के बारे में 8 वेगों में कौन कौन सी चिकित्सा होती है, और विष संकट और शंका विष के बारे में। थैंक यू।